मौका भी मिलता है। तो ये बिल्कुल हम लोग पूरी तरह से तैयार इस चुनाव में जा रहे हैं और जीत तो निश्चित है। जी, सवाई माधोपुर राजसमंद से सफर अब जयपुर वापस सवाई माधोपुर से शुरू हुआ। बिल्कुल मैं बिल्कुल फिर से पार्टी को धन्यवाद दूंगी कि मुझे सवाई माधोपुर जो कि भरतपुर संभाग में था और फिर उसके बाद राजसमंद जिसमें 3 संभाग लगते हैं और अब जयपुर जहाँ की मैं बेटी हूँ, तो मुझे यहाँ से भी अब चुनाव लड़ने का अवसर दिया पार्टी ने, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ उनकी। लोग समर्थक कार्यकर्ता आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल इस सवाल का मैं कोई जवाब नहीं देने वाली। ये सब चीजें हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। अभी हमको चुनाव जीतना है और हमारी सरकार बननी है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात अभी वही है। और सारी बातें मान रही है, कितना मैंडेट जाएगा, कितनी सीटें बीजेपी की आने वाली हैं? मैं तो कहूँगी फुल मेजोरिटी आएगी और हम सरकार बनाएंगे पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से। प्रत्याशियों का अभी फर्स्ट लिस्ट आपने देखी, बहुत अच्छी लिस्ट है। इसके बाद भी जितनी भी लिस्ट आएंगी, अच्छे लोगों को मौका दिया जाएगा और पार्टी हमेशा देती है और इस बार भी देगी। तो दिया कुमारी बीजेपी की सांसद है राजसमंद से, उनको इस बार विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। अक्कू श्रीवास्तव सर, क्या वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर यह चेहरा सामने आया है? देखिए, ये हम अटकल लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में सांसदों को उतारा गया है, जिस तरीके से वहाँ और पुराने विधायक हैं, उसमें दिया कुमारी सिर्फ एक अकेली नेता नहीं है जिनको वसुंधरा राजे के सामने उतारा जाए। और अभी भी एक संभावना जो बची हुई है वो ये है कि वसुंधरा राजे चुनाव लड़ेंगी। कैसे लड़ेंगी, क्या लड़ेंगी, कितना किनारे करके, क्या वसुंधरा राजे झुकने को तैयार हो गई हैं, क्या वो पार्टी से हालात से समझौता कर लिया? क्योंकि वसुंधरा राजे को भी समझना होगा कि वो चुनाव या उनकी पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी भी है और दूसरी पीढ़ी को किस तरीके से लड़ाना होगा। तो हम सब लोग जो अपनी अटकलें लगाते रहते हैं, उसके आगे कई यथार्थ के सवाल होते हैं और जो हमसे ज़्यादा नेता अच्छी तरीके से समझते हैं, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और दिया कुमारी को हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि वो आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री पद की दावेदार तो हर आदमी हो सकता है, लेकिन पार्टी कितना दावेदार मानेगी ये एक अलग सवाल। ठीक है, धनंजय गिरी जी, क्या इस बार हो गया कि बीजेपी किसी भी सीएम फेस को आगे नहीं कर रही है? चलिए, राजस्थान में बोलेंगे कि हमारी सरकार नहीं है, लेकिन एमपी में तो आपकी सरकार है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो दरकिनार कर दिए गए, आपने पूरी फौज उतार दी, केंद्रीय मंत्रियों की, सांसदों की। यही बात तो कांग्रेस पूछ रही है कि आपको अपने सीएम चेहरे पर भरोसा नहीं। देखिए, कांग्रेस क्या पूछेगी? आज कमल की वजह से कमलनाथ की पूछ है, नहीं तो भारतीय कांग्रेस पार्टी में तो राजघराने के लोग का दावेदारी हमेशा से रही है। आज कमल की वजह से कमलनाथ का वजूद है। आज देश का नेतृत्व अब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, तो सबको पिछड़ों की उम्मीद आई है। इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, एक ओबीसी को आज तक प्रधानमंत्री नहीं बनाया। पहली बार ओबीसी समाज के किसी व्यक्ति ने टेन्योर पूरा किया और दूसरा टेन्योर भी पूरा करने जा रहे हैं, और ऊपर वाले का जनता का आशीर्वाद रहा तो तीसरे टेन्योर की भी तैयारी है। आज मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि जनता के प्यार, जनता के स्नेह, जनता के आशीर्वाद, सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में। सियासत में यूं हाथ सरदारी नहीं आती। और जो बातें आप कह रहे थे कि सांसद को विधायक लड़ा रही, यही तो धनंजय जी, मैं आपको माफी के साथ रुक रहा हूं, शिवराज सिंह को सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। और प्रदेश की जनता के हित में है। मैं आज हरिद्वार और ऋषिकेश जा रहा हूं। कल दिन भर मुलाकात और चिंतन दोनों करूंगा, परसों सवेरे लौटूंगा और चुनाव अभियान में पूरी ताकत के साथ हम भिड़ जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद। जी धनंजय जी बताएं। भारतीय जनता पार्टी का डिसिप्लिन है कि जब जिस कार्यकर्ता को जिस कार्य में लगाया जाता है, वो कार्यकर्ता उस कार्य में तन्मयता से लग जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ पद नहीं, दायित्व होता है। अलग अलग कार्यकर्ता अलग अलग समय अलग अलग कार्यकर्ता बोध से बंधे होते हैं। और सवाल ये उठता है कि कोई आकर के आपसे कहे तो कि हमें कोई नाराजगी है,
जिसको जो काम दे दिया गया उस काम में लग जाता है। भारतीय जनता पार्टी के जब सबसे बड़े नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 330 सीट जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में आते हैं और ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना गौरव की बात है और मेरे लिए सबसे बड़ा पद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है, तो वे भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उस भाव बोध से, कर्तव्य बोध से बंधता है और तब जाकर के मुझे एक बात बताइएगा धनंजय जी, बड़ा राजनीतिक दल बनता है। क्या ये कांग्रेस के कास्ट सर्वे का साइड इफेक्ट है कि बीजेपी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को बार बार ये बात कहनी पड़ रही है कि देश में पहली बार ओबीसी पीएम मिला? क्या इसके पहले एचडी देवगौड़ा ओबीसी पीएम नहीं थे? नहीं, आपको ये बार बार बताना पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस ने कास्ट सर्वे का कार्ड खेल दिया है, तो आपको ये बताना पड़ रहा है कि बीजेपी ने पहला ओबीसी पीएम दिया देश को। देखिए, आगे आगे मोदी जी चल रहे हैं, पीछे पीछे सब लोग चल रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि पहले ओबीसी प्राइम मिनिस्टर जिसने अपना टेन्योर पूरा किया, पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर जिसने दूसरा टेन्योर शुरू किया, पहला ओबीसी प्राइम मिनिस्टर जिसके इतनी बड़ी फॉलोइंग है और तीसरे की भी तैयारी है, तीसरे टर्म की भी। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, कांग्रेस ने जो बात कही है बिहार में सिर्फ हुआ है, जातिगत सर्वे हुआ है। हाँ। उस सर्वे को भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से किया गया है और उसमें भी आधा अधूरा किया गया है। 27 पॉइंट निकाले गए थे और 9 बिंदु बताए गए थे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और उनकी सामाजिक स्थिति, अद्यतन स्थिति, आर्थिक स्थिति, पर कैपिटा इनकम, सब कुछ की बात थी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सर्वांगीण विकास की बात करती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन आप पीयूष जी बताइए, जब सरकार ने वहां आधा अधूरा काम किया, नीतीश अपनी डूबती हुई नैया को बचाने के लिए 90 के दशक का बिहार चाहते हैं। हम बिहार को हम पूरे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हम कहते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं आज ही राहुल गांधी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर बीजेपी से और पीएम से कुछ सवाल पूछे हैं, वो जरा सवाल सुनिए। थोड़ी देर में हम वो बयान आपको सुनाएंगे। मैं डॉक्टर उमाशंकर, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले एक बार मैं समाजवादी पार्टी का रुख करूंगा मनोज यादव साहब का। मनोज यादव जी, ये चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? ये लड़ाई जातिगत सर्वे के आधार पर, ओपीएस के आधार पर, ओबीसी के आधार पर, महिला आरक्षण के आधार पर, किस आधार पर ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं? बिल्कुल प्रत्युष जी, आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि आखिर इन 5 राज्यों में चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा। बीजेपी अपने मुद्दे स्पष्ट कर चुकी है। उसने आज राजस्थान में 33% आरक्षण भी अभी दिखा दिया और उस 33% महिला आरक्षण में आपने पूरे 33% को भी सुनवा भी दिया। वो शायद किसी राजकुमारी का भाषण था या उनकी बाइट थी। मतलब ये 33% एक राजघराने की राजकुमारी है, क्लियर कर दिया बीजेपी ने और वो जनता को भी पता चल गया। लेकिन एनडीए गठबंधन की तरफ से जो मुद्दे हैं वो अभी आदरणीय राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि इस देश का एक्सरे होना चाहिए और एक्सरे होगा तो निश्चय ये पता चलेगा कि इस देश में कहाँ पे कौन सी कमी है, कहाँ कौन सी गांठ है और कहाँ पे कौन सा शरीर काम नहीं कर रहा है। निश्चित तौर पे जातीय जनगणना एक्सरे के रूप में इस देश में काम करेगी और जिस दिन इस देश में पूरे जातीय जनगणना हो जाएगी, बिहार के सर्वे की रिपोर्ट से ये स्पष्ट हो गया है कि कमोबेशी देश में ऐसे ही आंकड़े होंगे, कहीं 2-4% कम, कहीं ज्यादा, लेकिन आधार माना नहीं जा सकता या इस आधार पे पूरे देश को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं प्रतुल जी इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मुझे लग रहा है कि जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों के आधार पे इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। बाकी एनडीए गठबंधन अभी राष्ट्रभक्ति लेके आएंगे और बता रहे थे कि हमारे यहाँ पद नहीं दायित्व दिया जाता है। मैं बड़ा हैरान हूं, पद पे ही दायित्व का निर्वहन किया जाता है। ये आधी हिंदी कैसे बोलते हो आप लोग भाई? ऐसे कौन सा दायित्व होता है? जब तक आपके पास कोई पद नहीं होगा तब तक उस पद पे बिना बैठे आप दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते हो। आप आरएसएस में ये सब कहा करो, सरकार के बारे में जब बताया करो तो संवैधानिक ढांचे में आके बात किया करो। वैसे झंडा डंडा नहीं मानते हो, संविधान की किताब को भी नहीं मानते हो, लेकिन जनता सुनती है तो फिर मेरे जैसा कोई व्यक्ति बैठा होगा तो मैं उसका तुरंत शोषण कर दूंगा, आपका कर दूंगा और ऑपरेशन भी कर दूंगा मैं। एक सेकंड धनंजय जी। हाँ
देखिए राजनीति में कुछ लोग पद से ही बड़े होते हैं और कुछ लोगों के कारण पद बड़ा होता है। गांधी के पदाभिमुख चिंतन को जो नहीं समझ पाएंगे, जो जेपी को नहीं समझ पाएंगे, जो लोहिया के समाजवाद को परिवारवाद में समेट ले जाएंगे, उनको समझाना कि काम मेरा नहीं है, वो जनता समझा देगी, जनता समझा देगी। भाई साहब अपने अपने समय बोला, महात्मा गांधी भाई साहब अपने अपने समय बोला जाए, संवैधानिक भाई साहब अपने अपने समय बोला जाए। मनोज जी एक एक करके मनोज जी अपने समय पर बोले, अपने समय पर बोले। देश को गलत मनोज यादव जी ने आपने टोकिए इस बात के लिए। मनोज यादव जी आपने कुछ सवाल पूछा है, मैं बीजेपी से उसका जवाब दे रहा हूं। पड़ेगा प्रतुल जी। हाँ, आपने जो पूछा है उसका जवाब मैं गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में बात है तो स्पष्ट करके एक समय में एक ही बोले तो बात समझ में आएगी। हाँ बोले धनंजय गिरि जी। प्रत्युष जी, जब कोई व्यक्ति पार्टी में होता है तो पार्टी का व्यक्ति होता है। जब कोई व्यक्ति किसी पद पे चला जाता है तो संवैधानिक दायित्व से बंध जाता है, उस समय वो संविधान की शपथ लेता है और वो उस समय दायित्व बोध से बंध सा है। जब पार्टी में होता है तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता होता है, जब संवैधानिक पद पे जाता है तब वो संविधान से बंधता है, तब वो पार्टी का व्यक्ति नहीं रह जाता। प्रधानमंत्री बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा धनंजय जी होता आपने कहा कि जब कोई पार्टी में रहता है तो पार्टी का कार्यकर्ता होता है, जब किसी संवैधानिक पद पर होता है तो वो एक दायित्व निभा रहा होता है। तब तो देश के प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर तो उनको अपनी पार्टी का भी प्रचार नहीं करना चाहिए तो क्या क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पर है। बताते हैं, मैं अलग बताता हूं। क्या आप देश के प्रधानमंत्री का अलग नाम बताते हैं, मैं अलग बताता हूं। नाम अलग बताने की बात नहीं है, आपने कहा संवैधानिक दायित्व। अरे भाई जो जिस पार्टी का है उस पार्टी के लिए प्रचार कर रहा है, दोनों चीजें आज की राजनीति में अलग नहीं रही। बिल्कुल है। अकुश श्रीवास्तव सर, क्या आज की राजनीति में ये चीजें अलग अलग है? मान लीजिए कोई कांग्रेस का है और वो पीएम है, तो वो क्या कांग्रेस पार्टी की नीतियों को अलग कर देगा? चूंकि वो संवैधानिक पद पर है तो वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से चुनाव प्रचार रैलियां करेगा। वो कांग्रेस का कैंडिडेट, कांग्रेस का पीएम उम्मीदवार, वो बीजेपी के गुणगान करने लगेगा, बीजेपी वाला कांग्रेस से करने लगेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा होता भी नहीं और ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। अगर कोई पद पर बैठा, जो भी पद पर, किसी पद पर भी हो, तो वो उस हिसाब से सिर्फ काम करे कि मेरी पार्टी ये, मेरा वो, तो कुछ नीतिगत तो बातचीत हो सकती है, लेकिन उसके अलावा वो अपनी ज़रूरत, सरकार की ज़रूरत, देश की ज़रूरत के हिसाब से उसे करना चाहिए। लेकिन प्रायोरिटीज़ जो हैं, हमेशा प्राथमिकता जो है, वो अपनी पार्टी की नीतियों के अनुसार करता है और उसी पर रहता है। आप ये अपेक्षा करें कि केंद्र में मोदी सरकार हो और वो राहुल गांधी की या कांग्रेस की राहुल गांधी की चीज़ों को फॉलो करें, वो उसी तरीके से अपने वोटरों का व्यवहार करें जैसे वो राहुल गांधी करते हैं, तो मुझे लगता है ये सोचना ही गलत होगा। और ना ही इतनी शुचिता, पवित्रता बची है और ना ही इस तरीके की बातें की जा सकती हैं। आज राजनीति सिर्फ सत्ता, कुर्सी और उसके बाद जो फिर उनकी अपनी नीतियों लागू करने का। आज जैसे देश में राष्ट्र को लेके बहुत सारी बातें होती हैं, तो तय है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति रही, अपना तरीका रहा है काम करने का, वो उन्होंने किया है। आज जाति को लेकर के जो लोग बात करते हैं वो अपने सिर्फ वोट बैंक के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। और मुझे देश का कोई नेता बता दीजिए जो इस तरीके की बात करता हो कि साहब अब जाति की गणना हो गई, अब हम आर्थिक नीतियां उसमें बनाएंगे। तो अब तक क्या कर रहे थे 30 साल से बैठ करके या 50 साल से बैठ के क्या हो रहा था, अंदाजा नहीं। आप खुद ही कह रहे हैं कि साहब आपको अंदाजा है। सवाल आपने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया अकु सर, कि भाई सभी नेता आकर के अपनी जातियां बताते हैं चुनावी रैलियों में कि मैं इस जाति से आता हूं, लेकिन जातिगत सर्वे से भागते हैं, आंकड़े जारी नहीं होते। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाऊं उससे पहले मैं राहुल गांधी का आज का बयान सुनाता हूं, प्लीज प्ले कीजिए। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा। वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है। मतलब
सेंट्रल औजार हैं, उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए।